वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टलोग्राफी के बारे में जाना। क्रिस्टलोग्राफी यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में हमने 3 लॉ की बात की थी। 3 लॉ होते हैं क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। यह लॉ क्या कहता है? यह कहता है कि जो इंटरफेशियल एंगल होंगे वो क्रिस्टल आपने छोटा डेवलप किया है कि बड़ा डेवलप किया है, वो जो इंटरफेशियल एंगल है वो फिक्स रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के जो क्रिस्टल होंगे उनके लिए इंटरफेशियल एंगल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेकंड है लॉ ऑफ सिमेट्री। कल हमने सिमेट्री एलिमेंट के भी बारे में जाना था। सिमेट्री एलिमेंट कौन से थे? एक्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्स ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो लॉ ऑफ सिमेट्री कहता है कि किसी क्रिस्टल सिस्टम के लिए, आपका कोई कंपाउंड ए है, उसके लिए जो क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है, जैसे जैसे वो अरेंजमेंट करता है 3D में क्रिस्टल बनाता है, तो उसके लिए चाहे आपने छोटा क्रिस्टल डेवलप किया है कि बड़ा किया है, उसके हर एक क्रिस्टल के अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। सिमेट्री एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लिया टेट्राहेड्रल सिमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री के अंदर कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे, वो सारे फिक्स ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसका नाम है लॉ ऑफ सिमेट्री। एक और लॉ है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेज। अब ये क्या है? लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेज, ये जानने के लिए हमें इंडिसेज और इंटरसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर यानी 3D के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उस केस में उस पूरे क्रिस्टल के अंदर जिस जिस जगह पे, जिस जिस लोकेशन के ऊपर कोई पार्टिकल है, उस लोकेशन को बोलेंगे लैटिस पॉइंट। यानी आपके पास मान लिया ये क्या है? पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं, एक 3D के अंदर अरेंजमेंट है। तो ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस क्रिस्टल के अंदर, जो इनकी लोकेशन है, वो जो लोकेशन होगी वो क्या होगी? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पार्टिकल के क्रिस्टल के अंदर रहने की जगह क्या है? लैटिस पॉइंट है। और बहुत सारे लैटिस पॉइंट के अंदर से अगर कोई प्लेन पास करता हो, सपोज करो ऐसे इन लैटिस पॉइंट के थ्रू एक प्लेन पास कर रहा है, तो इस प्लेन को बोलेंगे क्रिस्टल प्लेन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल प्लेन। हमने जो कुछ देर पहले बात की लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, तो इंटरफेशियल एंगल कब होता है? दो फेसेस के बीच में वो फेस कौन से हैं? ये क्रिस्टल प्लेन ही तो है। यानी जो क्रिस्टल प्लेन्स यानी इंटरफेस के बीच में एंगल होगा, इंटरफेशियल एंगल होगा, उसकी कॉन्स्टेंसी की हमने बात यहां पे की थी। अब लैटिस पॉइंट हो गया, क्रिस्टल प्लेन हो गया। अब जो भी प्लेन है, ये मान लिया एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है, जहां भी ये मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो लाइन बनेगी उनको हम क्या बात करते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? एज। तो जो भी एज हैं क्रिस्टल के अंदर, जो भी एज हैं, उन एज के पैरेलल या फिर उनको कोइंसाइड करते हुए कोई तीन लाइन हमें क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। आपके पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट है, तो लैटिस प्लेन भी होगा। जो लैटिस प्लेन है कई सारे, वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पे वो लैटिस प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो लाइन बनेगी उन लाइन को बोलेंगे एज। और हमें क्या करना है? 3 एजेस लेने हैं, 3 एज लेने हैं, और वो जो 3 एज होंगे उनके या तो पैरेलल यानी उन एजेस के पैरेलल या फिर उन एजेस के ऊपर ही
उन एजेस को ही अगर हम लाइन ले लें तो ऐसी हमें 3 लाइन लेनी है। और ये 3 लाइनों के लिए खास कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये इंटरसेक्ट करें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यानी मान लिया ओ कोई पॉइंट है, आपके पास मान लिया एक ये वाली एक्सिस, एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस। मैं एक्सिस नहीं कह रहा हूं, एक्चुअली में एज है। मैंने क्या लिया? 3 एज ली, एक ये वाली थी एज, एक ये वाली थी और ये वाली थी। हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली एज के ऊपर ना लेके एजिस के पैरेलल ले लूं, एजिस के पैरेलल ले लूं। तो जो ये 3 लाइन बनी है ना, जो ये 3 लाइन बनी है, इनको बोलूंगा मैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए क्या जरूरी है कि वो 3 लाइन होंगी क्रिस्टल के अंदर, और जो 3 लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे जरूर मिलेंगी। और वो जो लाइन है, या तो वो जो एज बनेंगे, मान लिया कोई एक इस तरीके से फेस था, एक इस तरीके से फेस था, जो ये एज बना, या तो वो एज यहीं बन रहा हो या इसके लाइन के पैरेलल कहीं यहां लाइन बन रही हो एज की, इस तरीके से लाइन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एजिस के पैरेलल या एजिस के साथ ना ले ली जाए लाइन। इनके बिना कोई लाइन नहीं लेनी है, या तो वो एजिस ही होंगे या एजिस की पैरेलल लाइन होंगी। अब ये जो 3 लाइन बनी है, इनको बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और ये कहां मिलती हैं? किसी एक पॉइंट पे जरूर मिलेंगी, जिसको हम ओ पॉइंट बोलेंगे। ये क्या है? पॉइंट ओ। अब ये जो 3 एक्सिस हैं, इनका परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। हम जनरली जब भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस हम हमेशा से म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानते आ रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए इनका परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। बस ये एक पॉइंट पे मिले, और दूसरी बात क्या कि या तो वो एजेस के पैरेलल हों या वो खुद ही एज हों। ठीक है, तो ये जो होगा, मान लिया ये वाला जो एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये वो एक्स वाई जेड नहीं है जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानते थे। ये जस्ट मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सिस चूज कर ली। आर्बिट्रेरी एक्सिस कैसे बनी है? मैंने 3 लाइन ली थी, उनसे एक्सिस बनी थी। अब कोई मैं एक प्लेन लेता हूं, कोई भी एक लैटिस प्लेन, जो इन तीनों को क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो। इन तीनों लाइन को, इन तीनों एक्सिस को क्या करे? इंटरसेप्ट बनाए, इंटरसेक्ट करे। तो वो ऐसा प्लेन होगा, सपोज यहां पे इसको, यहां पे इसको और यहां पे इसको। तो कौन सा प्लेन होगा? वो होगा ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन जो बना है, सपोज करो आपके पास इस तरीके से 3 एक्सिस हैं। परपेंडिकुलर तो ऐसे होती है, मैंने थोड़ा सा इनको क्या किया है? बेंड किया कि परपेंडिकुलर नहीं है। इस तरीके से जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, और जरूरी ये भी नहीं कि परपेंडिकुलर ना हो। ये परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम ऐसा केस मान के चलते कि परपेंडिकुलर नहीं है 1 मिनट के लिए। तो मान लिया इस तरीके से है, तो जो प्लेन यहां पे होगा, इस एक्सिस को भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, ऐसा प्लेन। और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो थोड़ा इस तरीके से तिरछा हो जाएगा प्लेन, तब इन तीनों को काटेगा। हमने ऐसा एक प्लेन ले लिया है। तो जो ये वाली एक्स एक्सिस थी, यहां पे मान लिया इसको ए पॉइंट पे काट रहा है, ये वाई एक्सिस को यहां पे बी पॉइंट पे काट रहा है, और यही प्लेन यहां इसको सी पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो OA की डिस्टेंस यानी लेंथ अगर स्मॉल ए है, OB की जो लेंथ है वो स्मॉल बी, और OC की लेंथ स्मॉल सी है, उस केस के अंदर, ये पॉइंट O है, उस केस के अंदर तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस प्लेन के लिए, जो प्लेन क्रिस्टल का प्लेन है, वो जो इन एक्सिस के को काट रहा है, इन एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बना रहा है, इसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी? ए, बी और सी। कौन से इंटरसेप्ट होंगे? ए इंटरसेप्ट, बी और सी, 3 इंटरसेप्ट इसके होंगे। ठीक है, अब जो ए और बी इंटरसेप्ट हैं, इनके बीच में यहां पे जो वैल्यू होगी एंगल की, यानी ये जो एंगल है किसके बीच में? ए और बी के बीच में।
ए और बी के बीच में जो एंगल है इसको गैमा नाम दिया जाता है, बी और सी के बीच का जो एंगल है इसको अल्फा नाम दिया जाता है, और सी और ए के बीच का जो एंगल है इसको बीटा नाम दिया जाता है। यानी कि 3 इंटरसेप्ट हो गए और 3 क्या हो गए, एंगल हो गए। ये एंगल कहां पे हैं, ये एंगल जो हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ली है ना, 3 एजेस लिए थे या फिर इनके परपेंडिकुलर लाइन ली थी, सॉरी इनके पैरेलल लाइन ली थी, तो वहां पे जो ये एंगल बन रहे हैं ये वो एंगल हैं। तो अल्फा बीटा और गामा ये डिसाइड कर देंगे कि जो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं ये किस एंगल पे इंक्लाइंड होंगी एक दूसरे के अबाउट। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तो क्या करेंगे, क्या एंगल रहेगा, और ए बी और सी ये बताएंगे कि कितनी दूर एटम मिलेगा। भाई आपका कोई अगर लैटिस कोई क्रिस्टल प्लेन है तो प्लेन कहां से, लैटिस पॉइंट से ही पास कर रहा है। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है, पार्टिकल है, यानी कि पार्टिकल कितनी कितनी दूर पे प्रेजेंट है उन चीजों को कौन डिस्क्राइब कर देगा, ये ए बी और सी की वैल्यू, और वो किस किस डायरेक्शन में अलाइन है वो कौन बता देगा, आपका अल्फा बीटा और गैमा। ए और बी के बीच में कौन सा है, गैमा है, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल है, सी और ए के बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, तो जो ए बी और सी एंड अल्फा बीटा और गैमा इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल। हमने एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री पढ़े थे, वो क्या थे, जो सिमेट्री एक्सिस थी, एक्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंप्रोपर एक्स ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो तो क्या थे, सिमेट्री के एलिमेंट थे। और ये किसके एलिमेंट है कलेक्टिवली, ये है क्रिस्टल के एलिमेंट। ये एलिमेंट हमें क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे देते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल हैं, अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट डिफर कर जाए, कोई एक भी एलिमेंट डिफर कर जाए तो आपका क्रिस्टल सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा वो तो हम पढ़ेंगे ब्रावियाज लैटिस के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो है एक प्लेन है जो इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस की। लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस क्या कहती है कि ये तो आपने यूनिट प्लेन लिया था, ये तो आपने यूनिट प्लेन लिया था जिसके इंटरसेप्ट थे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये जो लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस है किसने दिया था, हॉय ने दिया था, HAUY, हॉयज लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। ये कहता है कि ये तो आपने यूनिट प्लेन लिया था, यूनिट क्रिस्टल प्लेन लिया था, इसके अलावा जो और प्लेन होंगे जो इन तीनों एक्सिस को काटेंगे, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को काटेंगे, वो भी तो इंटरसेप्ट बनाएंगे। और वो इंटरसेप्ट कितने बनाएंगे, उन इंटरसेप्ट के बारे में ये लॉ है। ये लॉ क्या कहता है, रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस वाला हाइज ने जो दिया था, ये कहता है कि इंटरसेप्ट जो बनेंगे, जो इंटरसेप्ट बनेंगे या तो वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे जो आपने यूनिट प्लेन वाले लिए हैं ए बी और सी, या तो वो क्या बनेंगे, एग्जैक्टली सेम बनेंगे जितने यूनिट प्लेन के लिए थे ए बी और सी, या फिर क्या होंगे, जो ए बी और सी हैं इनके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, लाइक एन ए, लाइक एल ए, एम बी और एन सी। यानी कि ए का भी मल्टीपल, बी का भी मल्टीपल और सी का भी मल्टीपल, और ये जो मल्टीपल होगा ये होल नंबर मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन वाला मल्टीपल नहीं होगा। एल की वैल्यू 0.05 वगैरह ऐसी कुछ नहीं होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 0 ही हो जाएगी या फिर 0 ही हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड उसने कहा, और इसने कि या तो देखो खुद एग्जैक्टली सेम यूनिट प्लेन वाले या फिर उनके इंटीग्रल मल्टीपल, जो कि एल एम और एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड उसने बोला कि हो सकता है कि एक या दो एक्सिस को इंटरसेप्ट ही ना करे, प्लेन ऐसा हो जो एक एक्सिस को तो काट दे यहां से और इन दो एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर दो एक्सिस को तो काट दे और इस एक्सिस के जो है वो पैरेलल हो। यानी कि
हो सकता है जो आपका प्लेन है यूनिट प्लेन के अलावा वाला जो भी आएगा, जिसका जो पहले वाले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी उसके इंटरसेप्ट ए बी और सी नहीं बन रहे, वो हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर हो सकता है वो एक या दो एज को काटे ही ना, एक या दो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस को काटे ही ना। जब काटे ही नहीं गा तो कहां पे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यानी इनफाइनाइट इंटरसेप्ट की बात भी उसने की। उसने कहा कि हो सकता है कि एल ए एम बी और इनफाइनाइट सी, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने कहा कि 3 तरीके के इंटरसेप्ट बन सकते हैं, और यही था लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेज। ठीक है, तो तीनों क्रिस्टोग्राफी के हमने लॉ पढ़े। हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यूनिट प्लेन और दूसरे प्लेन से किस तरीके से रिलेट होते हैं, इंडिसेस किस तरीके से रिलेट हैं वो जाना, एलिमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल जाना। अब हम बात करते हैं इंडिसेस की। 2 तरीके की इंडिसेस जनरल यूज में लाई जाती हैं, एक है विज इंडिसेस और दूसरी है मिलर इंडिसेस। विज इंडिसेस पहले यूज में लाई जाती थी, आजकल सिर्फ मिलर इंडिसेस से ही सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं। अब ये विज इंडिसेस और मिलर इंडिसेस क्या हैं वो देखते हैं। देखो, जो विज ने इंडिसेस के बारे में बात की थी, उसने कहा था कि आपके पास एक तो यूनिट प्लेन होता है जिसके इंटरसेप्ट होते हैं ए बी और सी। यूनिट प्लेन के लिए जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगे? ए बी और सी होंगे। और आपने जो दूसरा प्लेन अभी आपने लिया है जो अंडर कंसीडरेशन है, वो जो प्लेन है यानी कि प्लेन या फिर फेस अंडर कंसीडरेशन, प्लेन अंडर कंसीडरेशन जिसके बारे में हमें बात करनी है, उस प्लेन के जो इंटरसेप्ट हैं वो हो सकता है एल ए एम बी एन सी हो। ठीक है, होइज वाली बात को अब आगे बढ़ा रहे हैं हम। विज ने कहा कि यूनिट प्लेन के तो ये हैं, और जो प्लेन अंडर कंसीडरेशन है जिसके बारे में आप बात करोगे उसके इंटरसेप्ट अगर ये हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आप कहोगे विज इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन आर, विज इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन आर द कोफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी। यानी विज इंडिसेस की बात करें तो होंगे एल एम एन। ये क्या है? विज इंडिसेस हैं किस प्लेन के लिए? जिस प्लेन को हमने अभी कंसीडर किया है, जिसकी जो इंटरसेप्ट है वो एल ए एम बी एन सी है, उसकी विज इंडिसेस होगी एल एम एन। ठीक है, एबीसी को हमने यहां पे लिखना ही नहीं, सीधा क्या है? विज इंडिसेस जो है इस प्लेन अंडर कंसीडरेशन की वो क्या होंगी? एल एम एन। ये पहले यूज होता था। आजकल हम बात करते हैं मिलर इंडिसेस की। जो मिलर इंडिसेस है, मिलर ने क्या कहा कि आपको इसकी बजाय क्या लेना चाहिए? रेसिप्रोकल लेना चाहिए इनका। कैसे? उन्होंने कहा कि जो इंडिसेस लें वो ऐसे लें कि एक तो आपका यूनिट प्लेन का इंटरसेप्ट, यूनिट प्लेन का इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेन डिवाइड बाई इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन अंडर कंसीडरेशन। प्लेन अंडर कंसीडरेशन, जो भी आपका गिवन प्लेन है उनके अगर इंटरसेप्ट का रेशो ले लोगे तो वो क्या होगा? मिलर इंडिसेस होगा। अब यूनिट प्लेन के लिए क्या होगा? इंटरसेप्ट ए बी एंड सी। तो यूनिट के लिए ए, प्लेन अंडर कंसीडरेशन के लिए एल ए, यूनिट के लिए बी, प्लेन अंडर कंसीडरेशन के लिए एम बी, यूनिट के लिए सी, प्लेन अंडर कंसीडरेशन एन सी। तो जब इनकी आपने क्या किया है? रेशो लिया है,
ये क्या लिया आपने, रेशो ली है। तो ए से ए गया 1/L 1/M और 1/N हो गए, 1/L 1/M 1/N हो गए। अब विज ने कहा कि आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है, रेसिप्रोकल तो आपने ले लिया, लेकिन आपको इसे क्या करना है, होल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। आपको इसे क्या करना है, होल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका जो एलसीएम है, एलसीएम से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका एलसीएम क्या है, एलएमएन आ गया। एलएमएन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया, एल से एल कट गया, एमएन यहां पे एनएल और यहां पे एमएल। ठीक है, एमएन एनएल एनएल और एमएल ये क्या हो जाएंगे, इसके हमने क्या किया है, एलएमएन से मल्टीप्लाई किया है। इससे आपने सारे को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको किया तो ये बन गया, इसको किया तो ये बन गया, इसको किया तो ये बन गया। ये वाली क्या है आपकी मिलर इंडिसेज हैं। अब दो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि मिलर इंडिसेज कैसे रिप्रेजेंट करती हैं। देखो, मान लिया कि आपका जो यूनिट प्लेन है वो ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है, और जो प्लेन अंडर कंसीडरेशन है वो बना रहा है 2A 3B 2C, 2A 3B 2C। तो इनके लिए अगर आपको मिलर इंडिसेज विज इंडिसेज देखने हैं, विज इंडिसेज तो क्या होंगे 2 3 2, विज क्या होंगे 2 3 2 2 3 2। ठीक है, लेकिन मिलर इंडिसेज की बात करें तो क्या होंगे, A/2A B/3B C/2C, ए से ए, बी से बी, सी से सी, क्या बन गया 1/2 1/3 1/2। इनका जो एलसीएम आया कितना 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3। तो इसके लिए जो मिलर इंडिसेज हैं वो हो गया 3 2 3। मिलर इंडिसेज इसके लिए क्या होंगे 3 2 3, और इसके लिए विज इंडिसेज क्या थे 2 3 2 थे। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कोई एक एक एक्सिस, एक हिस्टोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल है आपका प्लेन। आपने जो प्लेन लिया वो क्या हुआ, इस एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल है, सी एक्सिस के पैरेलल है। वो सिर्फ एक्स और वाई को यहां पे ऐसे काट रहा है, और उसके क्या है पैरेलल है, इस लाइन में क्या है पैरेलल है, यहां पे ऐसे काट रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो सी के लिए यानी यहां पे उसके लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सी, यही होगा ना इंटरसेप्ट इसका, इनफाइनाइट सी आ जाता है। तो अब इस केस में देखो A/2A B/3B और C/ इनफाइनाइट सी, सी से सी गया तो क्या हो गया 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया ZDRO 0। यानी यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 0। तो इसके लिए जो मिलर इंडिसेस होंगे वो 3 2 0 हो जाएंगे। अब सपोज करो ये जो प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्लेन वाई एक्सिस को भी नहीं काट रहा, यहां भी कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा। कितना है इसका इंटरसेप्ट है, इनफाइनाइट इंटरसेप्ट है। इनफाइनाइट इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट भी। अब इसके लिए अगर मैं मिलर विज इंडिसेस देखूं, विज इंडिसेस है इसके लिए 2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो इसकी जगह पे हम मिलर में क्या करेंगे, मिलर में क्या करेंगे, मिलर में हम बात करेंगे A/2A B/इनफाइनाइट B C/इनफाइनाइट C 1/2 1/इनफाइनाइट यानी कि 0 1/2 0 0। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते सारे में क्या हो जाएगा 1 0 0। तो इसके लिए जो मिलर इंडिसेस आएंगे वो आएंगे 1 0 0। तो ये थे विज एंड मिलर इंडिसेज।
नेक्स्ट एक चीज है वो है एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो, एक्सियल रेशो क्या होती है? जो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर जो यूनिट प्लेन इंटरसेप्ट बनाता है, यूनिट प्लेन के क्या है? ए बी एंड सी। तो यूनिट प्लेन जो इंटरसेप्ट बनाता है वो है ए बी एंड सी। तो इनका जो रेशो होगा ए रेशो बी रेशो सी, ये होता है एक्सियल रेशो। ए रेशो बी रेशो सी, ये क्या है? एक्सियल रेशो है। अब एक्सियल रेशो क्या बताता है? देखो, आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज करो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के लिए जो एक्सियल रेशो है यानी ए रेशो बी रेशो सी, वो है 0.5715 रेशो 1 रेशो 0.5575। अब इसका मतलब क्या है? देखो, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा उसका जो यूनिट प्लेन होगा वो क्या इंटरसेप्ट बनाएगा? अगर उसका बी इंटरसेप्ट अगर हम 1 ले लेते हैं तो ए इंटरसेप्ट 0.5715 और सी इंटरसेप्ट 0.5575, ये फिक्स रहेगा। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपका छोटा हो या बड़ा हो, जो एक्सियल रेशो है वो फिक्स रहेगा। तो एक्सियल रेशो से आपको पता लग जाएगा कि हां ये कॉपर सल्फेट का वही वाला अरेंजमेंट है। तो एक्सियल रेशो क्या रहेगा इसके लिए? फिक्स रहेगा। कॉपर सल्फेट के लिए एक्सियल रेशो क्या है? ये वाला है, ए बी और सी का। तो आज के लिए इतना ही।